जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा एस एकेडमी में। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चला जा रही थी उसी के अंतर्गत जो पंचायतों के बारे में जो हम टॉपिक करा रहे थे, ये पंचायतों का ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा भाग है। क्योंकि पहले पार्ट में हमने आपको जो महत्वपूर्ण समितियां थी और किस समिति ने क्या बात बोली उनके बारे में चर्चा कराई हमने, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा। उसके बाद आपने क्वेश्चन भी लगा लिए होंगे कि किस समिति ने क्या क्या बात बोली। आज जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि संवैधानिकरण किस किस प्रकार से हुआ, पंचायतों का संविधान में ऐड किस किस प्रकार से की गई, उसके बाद जो 73वां संविधान संशोधन है और जो कौन कौन सी विशेषता हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। पहले हम बात करें पंचायतों के संवैधानिकरण की बात करते हैं, ठीक है। यदि हम पंचायतों के संवैधानिकरण की बात करें तो कई सारी बात निकल के आती हैं। यदि हम पंचायतों के संवैधानिकरण की बात करें तो राजीव गांधी की सरकार की बात करेंगे सबसे पहले हम, क्योंकि पंचायतों के मामले में जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है वो राजीव गांधी के समय ही हुई है। इसलिए यदि हमें बात करनी है तो सबसे पहले हम राजीव गांधी की सरकार की बात करेंगे। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और उसके उपरांत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, हम कांग्रेस ही बोलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय नहीं बोलेंगे, जो कांग्रेस पार्टी थी उसने अपने एक नेता के रूप में राजीव गांधी को अपना नेता चुना और इनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करवा दिया। तो उसी के अंतर्गत उन्होंने क्या बोला, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए राजीव गांधी सरकार 1989 में 64वां संविधान संशोधन लेकर के आई। याद रखना, जो राजीव गांधी की जो सरकार थी वो क्या हुआ, 1989 में 64वां संविधान संशोधन लेकर आती है पंचायतों के लिए, ठीक है। उसके बाद जो कि लोकसभा में पास हो गया पर राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, यानी कि लोकसभा में तो पास हो ही जाएगा क्योंकि उनका बहुमत था, और राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इसमें कहा अगर आप शक्तियों का विकेंद्रीकरण करेंगे तो केंद्र कमजोर हो जाएगा। इसमें बोला यदि आप शक्तियों को विकेंद्रीकृत करोगे, यदि शक्तियों को यदि शक्तियों को आप बांटोगे तो क्या हो, केंद्र की शक्तियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी। इसमें इतनी बात बोली थी। इसके बाद क्या हुआ, फिर बीपी सिंह की सरकार आई। तो बीपी सिंह की सरकार में ये 1989 में सरकार आई थी। इन्होंने सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को इकट्ठा किया और जब तक यह संसद में बिल रखते तब तक इनकी सरकार गिर गई। जो बीपी सिंह की सरकार थी, बड़ी रोचक बात थी कि इन्होंने क्या पंचायतों के बारे में पूरी योजना बना ली थी, और पूरी योजना बनाने के बाद जब 1989 में इनकी सरकार आई, उन्होंने सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा भी कर लिया कि चलो भाई ठीक है, अब हम जो पंचायतों से संबंधित बिल की बात रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद इनकी सरकार गिर जाती है, यानी कि बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं और इनकी सरकार गिर जाती है। उसके बाद इस पर आप 3 स्टार लगा लेना, 3 स्टार। नरसिम्हा राव सरकार, जो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आती है, ये क्या करती है, इन्होंने सारे विवादों को हटाकर 73वां संविधान संशोधन कर दिया 1992 में, यानी कि इन्होंने 73वां संविधान संशोधन कर दिया 1992 में, और 24 अप्रैल 1993 को संविधान में पंचायतें प्रभावी रूप से लागू हो गई। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संवैधानिक मान्यता सबसे पहले किस सरकार ने की थी, तो ध्यान रखना वो थी राजीव गांधी की सरकार थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका लोकसभा में तो वो विधेयक पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में विधेयक पास नहीं हो पाया था। उसके उपरांत वो खत्म हो गया। उसके बाद फिर सरकार चेंज हुई, फिर सरकार आती है, बीपी सिंह की सरकार आती है। इसने भी कई सारी योजना बनाकर रखी थी, लेकिन इनकी भी सरकार गिर गई। इसके बाद आती है नरसिम्हा राव की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है। इसने ठोस रूप से संविधान में 73वां संविधान संशोधन कर दिया, और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में पारित किया गया था ये। और उसके बाद से संविधान में स्पष्ट रूप से जो संविधान का जो अनुच्छेद आप 243 देखते होंगे, 243 के अंतर्गत जो एल है उसमें इनको जोड़ दिया गया, यानी कि 243 जो अनुच्छेद है उसमें संविधान में इनको जोड़ दिया गया और इनको संवैधानिक रूप से मान्यता दे दी गई। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पंचायतों को पूर्ण रूप से संवैधानिक मान्यता जो मिली है वो किसकी सरकार में मिली थी, किसके शासनकाल में मिली थी। ध्यान रखना, ये हैं तुम्हारे नरसिम्हा राव की सरकार में मिली थी। उसके बाद कौन सा संशोधन हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इस पर मैंने 3 स्टार लगवाए, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा यहीं से क्वेश्चन सीधा बन जाएगा।
फिर एक पूछ लेगा कि पंचायतें प्रभाव में कब आई। 24 अप्रैल 1993 को पंचायतें प्रभाव में आना शुरू हो गई। प्रभाव का मतलब क्या है कि पंचायतें बनना शुरू हो गई। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखें तो अब हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन की, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जो 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन बना था, इसकी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसने क्या क्या बोला, किस किस की बात की, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, इसने क्या हुआ, भाग 11, इस पर स्टार लगाओ जल्दी। अनुच्छेद 243 से 243 ओ, इस पर स्टार लगाओ। 11वीं अनुसूची, इस पर स्टार लगाओ। ठीक है, मैं आपसे क्यों स्टार लगवा रहा हूं, इसलिए लगवा रहा हूं, आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संविधान में जो पंचायतों के बारे में जो प्रावधान है वो किस भाग में है, तो वो 11वें भाग में है। एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पंचायतों के बारे में प्रावधान है वो किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची। आपको आसानी होगी, 11वां भाग और 11वीं अनुसूची। ठीक है, हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। तो जो 11वां भाग है उसमें जो अनुच्छेद आता है 243 से 243 ओ तक, ये 11वें भाग का हिस्सा है ये अनुच्छेद। तो इसमें जोड़ दी गई पंचायतें 11वें भाग में जोड़ी गई हैं और 11वीं अनुसूची पंचायतों को जोड़ दिया गया। अगला, इस सूची में 29 विषय हैं। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसने कितने विषयों की सिफारिश की थी। उसने बोला था कि पंचायतों को 29 विषय दिए जाएं, यानी कि पंचायतें 29, ठीक है, जो 29 कामों पर अपना काम कर सकती हैं, जैसे कि मेला लगवाना है, ठीक है, और मछली के लिए काम, मतलब बहुत सारे 29 विषय हैं। पंचायतों को 29 विषय दिए गए जो 243 जी से संबंधित हैं। यहां से क्वेश्चन पीसीएस में आ सकता है, लेकिन वनडे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, वनडे पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लेगा, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो 29 जो विषय दिए गए थे पंचायतों को वो किस अनुच्छेद से संबंधित हैं, तो 243 जी से संबंधित हैं। अगला, पंचायतों के आने से अनुच्छेद 40 को एक व्यवहारिक रूप दे दिया गया। ठीक है, जब पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार के बाद जब पंचायत संविधान में जोड़ दी गई और उन्हें जोड़ने के बाद क्या हुआ, जो अनुच्छेद 40 था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, अब उसको व्यवहारिक रूप दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि अब वो लागू हो गया, क्योंकि अब पंचायत क्या है, संविधान का हिस्सा बन गई। केवल अनुच्छेद 40 में पंचायतों की बात की गई थी, पर 73वें संविधान संशोधन ने इसकी रूपरेखा तैयार की। यानी कि जो पंचायतों का सबसे पहले जो मूल संविधान में जो पंचायतों का जिक्र हुआ है वो 40वें अनुच्छेद में हुआ है। उसके अलावा 73वें संविधान संशोधन ने तो पूरा काया पलट दी, यानी कि पूरा पासा पलट दिया संविधान में, और पंचायतें डायरेक्टली ऐड कर दी कि अब जो पंचायतें हैं वो संविधान का भाग हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब थोड़ा हम विषय के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर जो 11वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं। देखो, यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, कृषि करना, मछली पालन, वही मैं आपको बता रहा था, ये सब क्या है, ये पंचायतों के विषय में आते हैं। भूमि सुधार, भूमि संगठन, भूमि संरक्षण, यानी कि भूमि का सुधार करना, भूमि का संगठन, भूमि का संरक्षण यानी कि बचाव करना, सिंचाई, दुग्ध, मुर्गी पालन, खादी उद्योग, पीने के पानी को सुधारना, गरीबी को हटाना, शिक्षा, संस्कृति। ठीक है, ये सब विषय है इसके पंचायत। ये 73वें संविधान 29 विषय जोड़े थे उनके। स्वास्थ्य है, महिला और बच्चों का विकास है, बाजार मेले, ईटीसी, यानी कि ये सब जो सारे विषय हैं ये पंचायतों से संबंधित हैं। यानी कि इनसे संबंधित जो काम करना होगा वो कौन करेगा, वो पंचायतें करेगी। लेकिन ध्यान रखना, जो पंचायतों के लिए कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, राज्य सरकार। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, राज्य सरकार कानून बनाएगी, यानी कि जो पंचायतों के लिए कानून बनाया जाएगा वो राज्य सरकार कानून बनाएगी। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर होने के बाद अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, यानी कि कुछ अनिवार्य प्रावधान थे, कुछ स्वैच्छिक प्रावधान थे। यानी कि कुछ अनिवार्य थे, यानी कि क्या होगा कि इनको तो लागू करना ही करना है, ये अनिवार्य कंपलसरी प्रोविजन थे। यानी कि जो
73वां जो संविधान संशोधन था उसमें कुछ कंपलसरी प्रोविजन यानी कि इनको तो अनिवार्य रूप से लागू करना ही पड़ेगा। तो उसको देखते हुए कौन कौन सी बात बोली, ग्राम स्तर पर पंचायत, माध्यमिक स्तर पर एवं जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना करना। ठीक है, ये तो तुमको करना ही पड़ेगा, यानी कि गांव स्तर पर पंचायत करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, माध्यमिक स्तर पर पंचायत बनानी पड़ेगी और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर पंचायत बनानी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखो, प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, यानी कि जो पंचायतों के चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष जनता चुनेगी, लेकिन जिला स्तर पर चुनाव होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, यानी कि उनको जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनका चुनाव करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अगला है, अगर किसी की उम्र 21 साल की है तो वह चुनाव लड़ सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति को प्रधान बनने के लिए उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 21 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति होगा, यानी 20 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो वो प्रधान बनने के अयोग्य है, इसलिए उसे कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। सभी स्तरों पर SC ST के लिए आरक्षण होना चाहिए, यानी कि जो पंचायत के तीनों स्तर हैं, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, उन तीनों स्तरों पर क्या है, SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए अनिवार्यता सिद्ध कर देगी। सभी स्तरों पर 1/3 पद महिलाओं के लिए, यानी कि 33% सीटें, 33% मतलब कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए, ताकि महिलाओं में जो शुरुआत से जो कुंठा की भावना चली आ रही है कि जो लीडरशिप की क्वालिटी इनकी बन नहीं पाती है, ठीक है, इनकी जो क्वालिटी का सम्मान नहीं मिल पाता है, तो इसको देखते हुए अब क्या महिलाएं भी अब राजनीतिक पार्टियों में भाग ले सकें, ठीक है, वह भी अपने लीडरशिप के गुण को विकसित कर सकें, ठीक है, और अपने को सक्षम बना सकें, अपने को थोड़ा सशक्त कर सकें। इसी को देखते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना ही चाहिए। ये भी अनिवार्य पहलू है, ये ध्यान रखना, ये सारे लागू होंगे, इनको हम काट नहीं सकते, हटा नहीं सकते, और हर 5 साल बाद चुनाव होना चाहिए, यानी कि जो पंचायतों का चुनाव होगा वो हर 5 साल बाद चुनाव होगा। ठीक है, पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बनाना, यानी ध्यान रखना जो पंचायतों का चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चुनाव होता है। पंचायतों को वित्त भी उपलब्ध कराना, यानी कि जो पंचायतों के लिए पैसा खर्च, जो पंचायतें अपना काम कर सकें अच्छे तरीके से, उनको पैसा भी उपलब्ध राज्य सरकार ही कराएगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, अब कुछ बातें कैसी हैं, अब कुछ बातें हैं स्वैच्छिक। ठीक है, स्वैच्छिक की सेंस में थोड़ा स्वैच्छिक के मामले में थोड़ा देख लो। स्वैच्छिक का मतलब क्या है कि ये विकल्प है, यानी कि ये विकल्प है, आप करो या ना करो, ठीक है, ये विकल्प है, लेकिन ऊपर वाला ये अनिवार्य है, ये क्या है, विकल्प है, यानी कि हर राज्य अपने हिसाब से दो स्तर, 3 स्तर या 4 स्तर रख सकता है। आई बात समझ में? आज तक आपने इस तरीका से नहीं पढ़ा होगा, मुझे पूरा भरोसा है, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि देखो स्वैच्छिक का मतलब ये है, क्योंकि ये बोल दिया गया कि प्रत्येक राज्य, यानी कि संविधान ने ये बोला, 73वें संविधान संशोधन ने ये बोला कि प्रत्येक राज्य अपनी इच्छा से या तो 2 स्तर रख ले, यानी कि या तो तहसील स्तर रख ले या जिला स्तर रख ले, या फिर 3 स्तर रख ले या फिर 4 स्तर रख ले। जैसे देखते हो आप, पश्चिम बंगाल में 4 स्तर हैं, तमिलनाडु में 2 स्तर हैं, उत्तर प्रदेश में 3 स्तर हैं। तो ये राज्यों को छूट दी गई है कि आप अपनी स्वेच्छा के आधार पर स्तरों का विभाजन कर सकते हो, यानी स्तरों का निर्माण कर सकते हो कि आपको 2 स्तर रखने, कि 3 स्तर रखने, कि 4 स्तर रखने। ये विकल्प है, ध्यान रखने, अनिवार्य नहीं है, ये विकल्प है राज्यों के लिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्या कोई भी राज्य, क्या किसी भी राज्य को जो पंचायती सिस्टम को जो प्रणालियां हैं उनको रखना अनिवार्य है? नहीं जी, अनिवार्य नहीं है। ये उनके जो है स्वैच्छिक, यानी कि उनकी इच्छा पर आधारित है, वो चाहें तो रखें, ना चाहें तो ना रखें। ठीक है, अगला देखो, कर लगाने की शक्ति राज्य निश्चित करेगा, यानी कि जो कर जो लगाएगा वो राज्य निश्चित करेगा, यानी कितना टैक्स लगाना है, मेले पर कितना टैक्स लगाना है, दुग्ध पालन पर कितना टैक्स लगाना है, तो इन सब का निश्चित कौन करेगा? राज्य करेगा। विधायकों को पंचायत में शामिल करना है या नहीं, ये भी राज्य की इच्छा है कि विधायकों को पंचायत में शामिल करें या ना करें। अगला है 29 कार्यों के लिए योजना बनाना। जो 29 कार्य हैं उनके लिए योजना बनाने का अधिकार भी वैकल्पिक है, योजना बनाओ या ना बनाओ, आप कम से भी बना लो, ज्यादा से, मतलब ज्यादा तो नहीं होंगे, 29 से कम ही होगा। अगला है
पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, यानी कि आपको पंचायतों को वित्तीय अधिकार, ये भी राज्य की इच्छा पर डिपेंड है कि अब देखते हुए कभी कभी पंचायतों को दिक्कत खड़ी हो जाती, शुरू हो जाती, कभी कभी राज्य सरकार उनको पैसा भुगतान नहीं कराती, क्योंकि अगर 73वें संविधान संशोधन में स्पष्ट रूप से लिखा होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके साथ अब हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, अब इसमें कुछ कुछ बातें, मुख्य विशेषताओं के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो विशेषताओं के अंतर्गत हम थोड़ा देखते हैं ग्राम सभा की। ग्राम सभा क्या होती है, देखो अब हम थोड़े जो टर्म्स है ना उनकी चर्चा करेंगे। ग्राम सभा क्या होती है, एक गांव के पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ग्राम सभा कहलाती है। बात क्लियर हुई। देखो ग्राम सभा क्या होती है, मतलब ग्राम सभा का मतलब यह है कि उस पंचायत के कितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, तो उन सबसे मिलकर क्या बनेगी, ग्राम सभा बनेगी, और ग्राम सभा ही मिलकर के प्रधान का चुनाव करती है। ठीक है, अगला है त्रिस्तरीय प्रणाली। इसका मतलब है ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत है, यानी कि वही बात, यानी कि 3 स्तर की बात करती है ये, जैसे कि 3 स्तर, एक मिनट, ये 3 स्तर, एक तो ये ग्राम स्तर हो गया, ठीक है, एक ये ब्लॉक स्तर हो गया, ठीक है, ये जिला स्तर हो गया। ठीक है, ये इसकी बात करती है। अगला है सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव, यानी कि जो इसके सदस्य हैं उसके अध्यक्ष का चुनाव कैसे कैसे होगा, यानी कि तीनों स्तरों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, माध्यमिक एवं जिला स्तर पर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा, उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। देखो यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो ग्राम स्तर पर जो प्रधान बनेगा उसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करेगी, उसके बाद जो ब्लॉक स्तर पर होगा यानी कि जो मध्य स्तर पर होगा उसका चुनाव जनता नहीं करेगी, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा, यानी कि बीडीसी मेंबर होते हैं, उनके द्वारा माध्यमिक स्तर पर चुनाव होगा। ठीक है, उसके जो जिला स्तर है उसका भी चुनाव जनता नहीं करेगी, बल्कि जो माध्यमिक स्तर पर जिस व्यक्ति को हेड चुना गया है वो व्यक्ति जिला स्तर के प्रमुख को चुनेगा। ठीक है, इस तरीका से है। अब यहां पर हल्का और देख लेते हैं, यानी कि सीटों का आरक्षण। ठीक है, सीटों का आरक्षण की थोड़ी बात करें हम तो देखो एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में सीट मिलेंगी, यानी कि ध्यान रखना आपसे यहां पर थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है, आप थोड़ा सोचो। संविधान ने यह बोला है कि एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिलेंगी, लेकिन महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा, ठीक है, वो कितना होगा, 33%, कुल सीटों का 33%। ध्यान रखना आपके राज्य में इस समय एसटी एससी की सीटें यदि सपोज करो 5 सीटें हैं, ठीक है, 5 सीटें, यदि उनकी जनसंख्या बढ़ती है तो उनकी सीटें 5 से 15 हो सकती हैं। बात क्लियर हुई। लेकिन जो महिलाओं की सीटें हैं वो कुल सीटों का 33% ही रहेंगी, वो 34% नहीं होंगी जब तक कि संविधान में संशोधन ना हो। इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि जो एसटी एससी की जो सीटें होती हैं पंचायतों की वो जनसंख्या के अनुपात में होती हैं, और जो पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होगा, हमने शुरुआत में बता दिया है। कई बार 5 साल से पहले भी विघटित हो जाती है, यानी कि कई बार क्या होता है कि पंचायतें 5 साल पहले भी विघटित हो जाती हैं। अगर 5 साल से पहले कोई विघटित हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए। देखो सपोज करो यदि कोई भी पंचायत यदि अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा ना कर पाए, यह क्या हुआ, क्योंकि उसने 4 साल पूरे कर पाए और 4 साल के बाद उस पर कोई आरोप लगा दिया प्रधान पर और उस प्रधान को हटा दिया गया, उस बीच क्या होगा, तो 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराने होंगे। लेकिन ध्यान रखना जो चुनाव कराने के बाद इसको बोलते हैं सामयिक चुनाव, इनको बोलते हैं सामयिक चुनाव। ठीक है, क्योंकि जब अब 1 साल रह गया, अब ध्यान रखना जो 6 महीने के भीतर जो चुनाव होगा वो क्या करेगा, उनको जो जनता द्वारा जो चुने गए जो पंच लोग होते हैं, जो पंच जो सभा जो प्रधान से नीचे एक पद होता है पंच का, तो उनको जनता चुनती है, तो वो पंच मिलकर के क्या करेंगे, अपने प्रधान को चुन लेंगे। यानी कि यहाँ
अगर 1 साल का समय रह जाएगा, ध्यान रखना, उस प्रधान के लिए जनता वोट नहीं करेगी, बल्कि उनको वोटिंग करने का अधिकार उन 5 लोगों को है जिनको जनता ने चुना था। यानी कि प्रधान को भी चुना था और अपने एक पंच को चुना था। यानी कि एक पंचायत में कई सारे पंच हो सकते हैं, तो वो सारे पंच मिलकर के अपना बहुमत देंगे और जिसको ज्यादा बहुमत होगा वो व्यक्ति प्रधान बन जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति प्रधान केवल उतने ही कार्यकाल के लिए रहेगा जितना कार्यकाल बचा है। यानी कि 1 साल का कार्यकाल बचा है तो वह व्यक्ति 1 साल के लिए ही प्रधान रहेगा, फिर 5 साल पूरी हो गई, फिर नया चुनाव होगा, फिर वो नया प्रधान चुना जाएगा, वो पूरी 5 साल तक काम करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि यदि कोई भी व्यक्ति, यदि जनता द्वारा किसी व्यक्ति को प्रधान चुन लिया जाता है तो उसको 2 साल से पहले नहीं हटा सकते। यानी कम से कम उसे 2 साल तक काम कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उस पर कोई आप आरोप लगा के उसे हटवा सकते हो। यानी कि 2 साल से पहले उसे आप प्रधान को कभी पद से नहीं हटवा सकते। ये 73वें संविधान संशोधन ने स्पष्ट रूप से बताया था कि किसी भी व्यक्ति को यदि प्रधान नियुक्त हो जाता है तो वो 2 साल के बाद ही उसे हटाया जा सकता है, 2 साल से पहले वो प्रधान नहीं हटेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसकी योग्यताएं क्या क्या है, थोड़ी योग्यताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। तो देखो, अगर राज्य विधायिका का कोई कानून बना देती है, इस हिसाब से निर्वाह करना हो तो उसे आधार हटाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करना हो प्रधान पद के लिए तो इस संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य को है। इतनी बात है। अब इसकी शक्तियां कार्य देख लो। पंचायतों को उपयुक्त कर, चुंगी, शुल्क लगाने का अधिकार है। यानी कि जो पंचायत हैं उनको उपयुक्त कर, चुंगी, शुल्क, यानी कि चुंगी भी होता है एक प्रकार का टैक्स ही होता है, एक टैक्स का रूप है। शुल्क आप जानते हो ये भी टैक्स का रूप है। ठीक है, कर ये भी, लेकिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, चुंगी कर, अब तो खैर चुंगी कर की समस्या नहीं है, अब चुंगी कर नहीं लगता है, शुल्क लगता है और उपयुक्त टैक्स लगता है। यानी कि आप देखते होगे बाजारों में, जैसे बाजार में यदि आप बाजार में जो पशुओं का मेला लगता है तो उनमें क्या होता है, वहां टैक्स नहीं देते, वहां चुंगी नहीं देते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो थोड़ा शुल्क देते हैं, 30 रुपए 40, जो पशु के हिसाब से कितने का बिका है उस हिसाब से क्या करते हैं, वो अपने शुल्क का आदान, वो शुल्क को देते हैं उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो शुल्क होता है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करना, यानी कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करना, यह भी पंचायतों का कार्य है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना, जिसमें 11वीं अनुसूची और 29 मामलों के सूत्र भी शामिल है। यानी कि सोशल जस्टिस और आर्थिक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए भी काम करना, जो 29 विषय दिए गए हैं उसी के अनुरूप कार्य करना, ये पंचायतों के कार्य के अंतर्गत आता है। इतनी बात क्लियर हुई? तो चलो अब हम आगे देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है इस परिप्रेक्ष्य में। देखो, राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है यह पंचायतों को चुनाव कराएगा। यानी कि जो पंचायतों को चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग की है। ठीक है, अब वित्त आयोग का काम क्या है, पंचायत, तो वित्त आयोग जो होता है ये क्या करता है, राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करता है। किसका? अनुदान की सिफारिश भी यही करता है कि किस पंचायत को कितना पैसा मिलना चाहिए, इसकी भी सिफारिश वित्त आयोग करता है, राज्य से करता है। और राज्य और पंचायतों के बीच जो बंटवारा, जो कर का बंटवारा होता है वो भी वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर होता है। लेकिन वित्त आयोग की सिफारिश होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, वो क्या होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। यानी कि राज्य सरकार इसकी सिफारिश को माने या ना माने, ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। अगला है लेखा परीक्षक। जो वित्त दिया गया है उसका ऑडिट करना चाहिए जिससे पता चल सके कि घपला तो नहीं हुआ ज्यादा। ठीक है, यानी कि जो लेखा परीक्षक है ये क्या करता है कि जितना पैसा दिया गया है, ऐसा तो नहीं कि पंचायतें उन पैसों को घपला कर रही हो, तो उनको देखने के लिए उनका कुछ लेखा, उनका ऑडिट भी होता है। ठीक है, उनके खातों का ऑडिट भी होता है। अगला हम देखते हैं संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। यानी कि राष्ट्रपति निर्णय लेगा संघ राज्यों में किस तरह से पंचायती राज को लागू कर सकते हैं। यानी कि केंद्र में, यानी कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, यदि उनमें पंचायतों को लागू करना है तो लागू करने का निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। इस पर स्टार लगा लेना, निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। उसके बाद है छूट प्राप्त राज्य व क्षेत्र। यहां पर केंद्र संसद के हाथों में शक्तियां होंगी कि किस तरह से लागू करना है।
जो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो शक्तियां मिलेगी वो किसके हाथ में होगी? वो केंद्र के हाथ में होंगी। अगला है पंचायत के पास पैसा कहां से आता है। ये लास्ट पॉइंट है हमारा। आप सोचते होंगे कि अगर पंचायतों के पास इतना पैसा कहां से आता है। आप देखते होंगे जो वर्तमान के आपने देखे होंगे प्रधान लोग होते हैं, अगर एक बार प्रधान बन गया समझ लो उसकी लाइफ सेट हो गई। ये मानसिकता है उन लोगों की, क्योंकि वो लोग ये नहीं सोचते कि आखिरकार ये हमको ये पद मिला है, इस पद का हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि जनता को कोई समस्या ना हो। तो ध्यान रखना, केंद्रीय वित्त आयोग 280, जब आर्टिकल पढ़ोगे तो 280 में क्या है? वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र से अनुदान प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि देखो केंद्रीय वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन होता है और ये क्या करता है? केंद्र से अनुदान प्राप्त होता है, यानी कि पंचायतों को जो पैसा मिलता है, यानी कि राज्य सरकार से ही मिलता है, लेकिन राज्य सरकार को जो पैसा आता है वो केंद्र सरकार से आता है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य से अनुदान मिलता है, यानी कि जो ध्यान रखना, जब पंचायतों को पैसा मिलता है वो केंद्र से भी मिलता है और राज्य से भी मिलता है। जो केंद्र से मिलता है वो 280 के तहत मिलता है और जो राज्य से पैसा मिलता है वो 243 के तहत मिलता है। बात क्लियर? अगला देख लो, सबसे ज्यादा फंड केंद्र सरकार ही देती है, यानी कि जो पंचायतों को सर्वाधिक फंड जो देती है वो केंद्र सरकार ही देती है। क्यों देती है? क्योंकि संवैधानिक मान्यता प्राप्त है पंचायतों को। तो देखो आज हमने बहुत अच्छे से पंचायतों को फिनिश कर लिया है और आप 1 से 2 बार वीडियो को देखना और यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बेझिझक। आप इसको 1 से 2 बार पढ़ना और नोट्स बना लेना, अपने सिलेक्टिव नोट्स बना लेना। मैंने जहाँ जहाँ स्टार लगवाया है उन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना, रिवीजन करना, आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।